हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्यकार रीतिकाल। रीतिकाल पर एक दो वीडियो मैं बना के डाल चुकी हूँ, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि बच्चे उस तरीके से पढ़ना पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उनको पसंद आ रहा है, तो मैंने अपनी एक दूसरी बुक से पढ़ाना शुरू किया है। और इस वीडियो में भी मैं लेकर आई हूँ रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और उनका वर्ण विषय। यानी कि पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी रीतिकाल की, आप उसे भी देखना और इस वीडियो को भी देखना। और जो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि मैम आप हमें ऐसे पढ़ाएं या वैसे पढ़ाएं। यानी कि एक वीडियो मैंने पहले डाली थी, आपको वैसे पढ़ना है, या इस वीडियो में मैंने रचनाएं डाली हैं, आपको इस हिसाब से पढ़ना है। फर्क इतना है कि इसमें वर्ण विषय साथ साथ दिया गया है। जैसे कि कृपाराम की हित तरंगिणी है, तो उस वीडियो में तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि कृपाराम की एक रचना है हित तरंगिणी, ठीक है। उसका वर्ण विषय नहीं बताया था कि हित तरंगिणी के अंतर्गत क्या आता है, मतलब उसमें नायिका भेद का विवेचन किया गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रचनाकार, उनकी रचनाएं और उन रचनाओं का वर्ण विषय। तो आपको कमेंट करके बताना कि मैम ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। और एक दो जो ये रचनाओं के सन भी इनमें साथ साथ दिए गए हैं, जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो एक आधी रचनाओं का अगर सन में अंतर आता है तो आप एक बार कंफर्म कर लेना और बताना ज़रूर। क्योंकि इस ज़्यादा तो कंफर्म करके मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ होता है, एक आध रचना का फर्क जरूर आता है सन में। तो शुरू करते हैं हम रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और वर्ण विषय। मैंने उस तरीके से पढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने वो पैटर्न फॉलो किया था जो मैंने एक वीडियो पहले डाल दी है सेम इसी पर। और ये मैं दूसरी वीडियो डाल रही हूँ। ये बुक भी मेरे पास है, लेकिन इससे मैं थोड़ा कम पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं डिटेल से पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ और पढ़ाना भी डिटेल से ही पसंद करती हूँ। तो शुरू करते हैं रीतिकाल के। हम पर सबसे पहले एक रचनाकार लेते हैं कृपाराम, और इनकी रचना है हित तरंगिणी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। और इसका रचना काल है 1541 ईस्वी, और इसका वर्ण विषय है नायिका भेद विवेचन। यानी कि हित तरणी के अंदर नायिकाओं के भेद बताए गए हैं। दूसरा आता है केशव दास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हर एग्जाम में कहीं ना इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप इनके सबके सन याद नहीं कर पाते हैं, तो आप इन रचनाओं को सीक्वेंस से याद कर लेना, अपने नोट्स में भी सीक्वेंस से लिख लेना। तो केशव दास की रचनाएं हैं कवि प्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि प्रिया का रचनाकाल 1601 है। इसका वर्ण विषय है, इसमें काव्य दोष। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो रीतिकाल के कवि थे, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो मैंने आपको लक्षण ग्रंथ क्या बताए थे कि उनमें क्या होता है। काव्य के दोष होते हैं, काव्य के गुण होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, यही बताया था मैंने। तो देखो, ये जो कवि प्रिया है ये लक्षण ग्रंथ है एक, और इसके अंतर्गत क्या है, काव्य दोष, कवियों के गुण दोष, अलंकार, ठीक है, इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के अंतर्गत, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रसिक प्रिया, तो रस रस तो है ही इसमें, एम नायिका भेद। आप देखेंगे कि सभी में लगभग एक जैसा ही है, इसलिए मैं यहाँ आपका मैटर ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी। वीरदेव चरित, इनकी तीसरी रचना है वीरदेव चरित्र। तो ये रचना है ओरछा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल के चरित्र पर आधारित है। अगली रचना है रतन बावनी, जो 1607 में लिखी गई थी। ये है इसका वर्ण विषय है मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन के विरोधसा का वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट है जागीर जस चंद्रिका, इसमें जहांगीर की प्रशस्ति है। और विज्ञान गीता, ये संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। तो विज्ञान गीता जो है संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का पद अनुवाद है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये किसका अनुवाद है, तो ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि एक वीडियो मैं इस पर पहले बना चुकी थी। तीसरा कवि आता है चिंतामणि। चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, रामायण, रामाश्वमेध और छंद विचार पिंगल। तो ये इनकी रचनाएं हैं।
और इन पर आप देखेंगे रस विलास के अंदर है भानु दत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी। और श्रृंगार मंजरी के अंतर्गत क्या आता है, नायिका भेद है। कवि कुल कल्पतरु में सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मतलब चिंतामणि का आपसे पूछ ले कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तो ये कवि कुल कल्पतरु, और ये महत्वपूर्ण है। और सर्वांग निरूपक का अर्थ है कि ये इनका जो लक्षण ग्रंथ है, इसके अंदर इन्होंने काव्य के गुण, दोष, हेतु, प्रयोजन, रस, अलंकार, छंद यानी कि हर चीज का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। रामायण के अंदर राम कथा का वर्णन है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके ज़्यादा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट थी ऊपर की तीनों। ठीक है, तो रामाश्वमेध राम कथा का अश्वमेध प्रसंग है इसके अंतर्गत। और छंद विचार पिंगल में कृष्ण चरित्र द्वारा छंद वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप चाहें कि मैम हमें याद भी करवाओ, ट्रिक से करवाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुखदेव मिश्र, इनकी एक रचना है रस रत्नाकर, रसार्णवन, व्रत विचार, अध्यात्म प्रकाश। तो ये कोई खास इनकी ज़्यादा रचनाएं आज तक कहीं पूछी नहीं गई हैं, फिर भी आप लिख लेना। कोई बच्चा चाहता है कि मैं एक भी क्वेश्चन अपना नहीं छोड़ना चाहता तो वो कर सकता है। जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। अगले कवि आते हैं हमारे पास कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है और संग्राम सार है, ये दो ही रचनाएं मैंने आपको उधर भी बताई थी कि बेटा यही दो लिख लेना, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और रस रहस्य के अंतर्गत सर्वांग निरूपण ग्रंथ है ये एक। अब आप शायद सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन से होते हैं वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और संग्राम सार में क्या है, संग्राम का मतलब लड़ाई होता है, तो महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। कविवर देव, देव के इम्पोर्टेंट है, इनका भी कई बार पूछ लेते हैं रचनाएं यहाँ से। तो जो भाव भवानी जाति विलास, ये कई सारी रचनाएं थी इनकी। तो नवरस और अलंकार विवेचन है भाव विलास के अंतर्गत। और जो शब्द रसायन है इनका, यानी कि काव्य रसायन कह सकते हैं आप इसे। इसके अंदर देखो काव्य रूप, शब्द शक्ति, रस, नायिका भेद, रीति, गुण आदि का विवेचन किया गया है। सुख सागर के तरंग इसके अंतर्गत क्या है, नायक नायिका के भेद, श्रृंगार रस के कवित्त सवैया, इनका वर्णन किया गया है। अब इन्होंने एक अष्टयाम भी लिखी है। अष्टयाम के अंतर्गत नायक नायिका के आठों पैर के विलासों का वर्णन किया है। तो ये कविवर देव की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, पूछी जाती हैं पेपर में। अगला कवि आता है मतीराम, और मतीराम की सारी ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ललित ललाम जो है कई बार पूछी जाती है, जैसे कि इधर 4 रचनाएं दे देते हैं और इधर भी 4 रचनाएं दे देते हैं, कवियों के नाम और उनका मिलान करने के लिए दे देते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, कई बार इन्हीं की सारी रचनाएं देकर इन्हें आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। ललित ललाम जो है इसमें अलंकार विवेचन किया गया है। और रस राज ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसके अंतर्गत श्रृंगार रस निरूपण किया गया है। यानी कि ललित ललाम में अलंकारों का विवेचन है, और रस राज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें श्रृंगार रस का निरूपण किया गया है। मतीराम सतसई भी है, जिसके अंतर्गत श्रृंगार रस विषयक दोहा ग्रंथ रचित हैं। और अलंकार पंचाशिका ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। तो इसमें अलंकार विवेचन है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। छंद सार संग्रह यानी कि व्रत कौमुदी भी के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर छंद का विवेचन किया गया है। आप समझ गए होंगे अब यहाँ से अच्छे से कि क्या रीति क्या थी। रीति का मतलब यही था रस अलंकार छंद इन सब का विवेचन करना, संस्कृत आचार्यों की देखो देख उसी शैली का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना करना, यही रीतिकाल के कवियों का काम था। तो एक आते हैं तोष कवि। तो तोष कवि की जो रचना है सुधा निधि, सुधा निधि। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तोष हो जाता है संतुष्ट हो जाते हैं सुधा को पीकर। और सर्व रस निरूपण इसका वर्ण विषय है। आगे आती है जसवंत सिंह की भाषा भूषण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है।
और भाषा भूषण के अंतर्गत वर्ण विषय है अलंकार, रस और नायिका भेद विवेचन। ये आपको याद रखना है। और प्रबंध प्रबंध चंद्रोदय जो नाटक है, संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पदानुवाद किया। ये भी जसवंत सिंह की रचना है, इसका इन्होंने अनुवाद किया है। अगला कवि आता है सोमनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सोमनाथ की भी, चारों पांचों जो हैं। इनमें से रस पीयूष निधि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर यही पेपर में दो पूछी जाती हैं, एक या दो ही बस, ज़्यादा नहीं यहाँ से आती हैं। तो रस पीयूष निधि जो रचना है ये भी सर्वांग निरूपण है। आपको बहुत ज़्यादा ये जो वर्ण विषय है इसमें आपको रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी में यही है। जैसे कि आप ये कर लोगे ना कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, तो रीतिबद्ध कौन से हैं, जो रीतिबद्ध कवि हैं उनमें सर्वांग निरूपण या काव्यांग निरूपण आपको मिलेगा, रस मिलेगा, अलंकार मिलेगा, छंद का विवेचन मिलेगा, ठीक है। तो ये रीतिबद्ध थे। और जो रीति मुक्त थे उनमें इस तरीके का नहीं है। इन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को समझकर इन्होंने रचनाएं की हैं, ठीक है। स्वच्छंद रचनाएं की हैं, स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति है इनकी रचनाओं में, ठीक। और रीति सिद्ध तो अलग ही थे, इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे थे। तो अगला जो कवि था मैं बता रही थी आपको, ये सोमनाथ का रस पीयूष निधि सर्वांग निरूपण है। और रस विलास ये श्रृंगार रस है, नायिका भेद का विवेचन है। सुजान विलास इसके अंदर सिंहासन बत्तीसी का पद अनुवाद है। और ये कोई ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे आपकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और मैंने भी रचनाएं बहुत ज़्यादा याद की थी, इसलिए मैंने कभी भी मैं मार नहीं खा पाई। जैसे चाहे टीजीटी एस्टेट हो, चाहे पीजीटी एस्टेट हो या नेट का एग्ज़ाम हो, मैंने पहले सभी की रचनाएं लिख ली थी, सारे कवि लिख लिए थे और फिर उनकी क्रम से मैंने याद भी कर ली थी, लेकिन मैंने सन 1 का भी याद नहीं किया था। तो भिखारी की जो रचनाएं हैं सारी महत्वपूर्ण हैं। काव्य निर्णय मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे, याद करने का तरीका बता देती हूँ। और दो तो इनके निर्णय हैं, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ठीक है। फिर इनकी एक रस सारांश आती है, इम्पोर्टेंट रचना है भिखारी की, नव रस विवेचन है इसके अंतर्गत। और छंदो वर्ण पिंगल जो रचना है इसमें छंदों का निरूपण किया गया है, ये इनकी इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज तक कहीं पूछी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है भूषण का, तो शिवराज भूषण है और शिवा बावनी इनकी रचना है। और छत्रसाल दशक ये इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनमें क्या था, शिवाजी की प्रशस्ति एवं अलंकार, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा और अलंकार निरूपण किया गया है। शिवा बावनी के अंतर्गत भी शिवाजी की प्रशस्ति है और छत्रसाल के अंतर्गत छत्रसाल की महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति है। क्योंकि मैंने बताया कि उस समय के जो अधिकतर कवि थे ये राजदरबारी कवि हुआ करते थे, तो इन्होंने अपने राजाओं जिन राजाओं के अधीन ये रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा अधिकतर की है। अगला कवि आता है पद्माकर। पद्माकर की ये सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, 4-5 जो रचनाएं हैं। जहाँ तक मैं लिख रही हूँ ये मत सोचना कि मैम ने एक छोड़ दिया, तो मैं वही बता रही हूँ जो महत्वपूर्ण है। पद्माभरण जो है इसमें अलंकारों का विवेचन है। जगत दिनोद के अंतर्गत नव रस विवेचन नायिका भेद है। आप देखेंगे कि सभी में एक जैसी सी बातें हैं। प्रबोध पचासा में संसार की जटिलता और क्षण भंगुरता का वर्णन है। गंगा लहरी के अंतर्गत गंगा जी की स्तुति है। और राम रसायन में राम कथा पर आधारित ग्रंथ है, जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो ये थी पद्माकर की रचनाएं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैम ये सही है, आप इस तरीके से करवाएं। क्योंकि जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं इनकी तो रचनाओं का वर्ण विषय थोड़ा सा कम ही पूछते हैं, लेकिन आगे जो आधुनिक काल करवाऊंगी उनकी जो रचनाएं हैं उनका वर्ण विषय पूछते हैं अक्सर पेपर में। अभी मैं यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी वो भी करवाने वाली हूँ। और महत्वपूर्ण पंक्तियों के बाद अब आपके जो महत्वपूर्ण कथन हैं जो कवियों के द्वारा कहे गए हैं, विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं, जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कथन है, किसी कवि के बारे में क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, तो वो कथन भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन इस सारी बात को मैं एक तरीके से रट्टाफिकेशन वाला मानती हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली हैं
उनमें अगर आप डिटेल साथ साथ पढ़ते हैं तो उसमें कथन भी आते हैं कहे हुए, जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो कथन आपको अलग से याद नहीं करने पड़ते, पंक्तियाँ भी अलग से याद नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अलग अलग से करना पड़ेगा। और पद्माकर की और भी थी, एक दो रचनाएं और भी हैं। लास्ट कवि जो ये पद्माकर हम पढ़ रहे थे, इनकी एक दो रचनाएं और हैं यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण हैं। दोनों तीनों ही रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। ये हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये पद्माकर की है। आश्रयदाता हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है। और प्रताप सिंह विरुदावली के अंतर्गत राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। मैंने कहा ना, ये सब आपको नाम से ही पता चल रहा है। और ये जो कवि हैं इनकी रचनाएं जो हैं ज़्यादातर कहीं नहीं पूछी गई हैं, तो इतना आप बखेड़ा इकट्ठा मत करना कि आपके लिए याद करना ही मुश्किल हो जाए। उसके बाद कवि आता है लाल कवि। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछ लेते हैं। ये छत्र प्रकाश है। राजा छत्रसाल का इसमें जीवन चरित्र दोहा चौपाई में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद दुल्लह की है, ये इम्पोर्टेंट रचना है, कवि कुल कंठाभरण। इसमें 115 अलंकारों का विवेचन है। आगे आता है रसलीन। तो रसलीन की रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध, दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और अंग दर्पण के अंतर्गत नख शिख वर्णन है, और रस के अंतर्गत तो नाम से ही पता चल रहा है कि रस के अंगों का विस्तृत वर्णन है। रसिक गोविंद के अंतर्गत ये कवि जो है, इसकी रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहे तो लिख लेना, फिर मैं आपको बताती हूँ। आगे कौन सा कवि है जिसकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये प्रताप शाही की हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ये इनकी रचना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी भी जाती है। व्यंग्यार्थ महत्व, शब्द शक्ति, अलंकार, नायक नायिका भेद, ये इसका वर्ण्य विषय है। दूसरा आता है ग्वाल कवि, महत्वपूर्ण है, सारी ही रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। ग्वाल कवि की साहित्यानंद, साहित्यानंद काव्य का सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। कवि दर्पण के अंतर्गत काव्य दोष बताए हैं इन्होंने। रसिकानंद के अंतर्गत नायिका भेद एवं रस विवेचन किया है। और यमुना लहरी के अंतर्गत यमुना की स्तुति की गई है। और गोपी पच्चीसी के अंदर ये प्रबंध काव्य है, इनको छोड़ दीजिए आप, इतने ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हैं, वही महत्वपूर्ण थी। और वेनी परवीन कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन से काल का कवि है, तो इनकी रचना है नव रस तरंग। ये इसमें नवरस का ही, नौ रस आपको पता है ना, नौ रस, वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, ये वाले। ठीक है, तो नवरस का विवेचन किया गया है। और अमीर दास, ये भी ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण कवि नहीं है। और आगे आता है हमारा, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आगे आता है जो इम्पोर्टेंट होगा बिहारी जी की। तो बिहारी जी की मैं बताऊंगी, बिहारी सतसई जो कि 1662 ईस्वी में रचित रचना इसकी की गई थी। तो बिहारी सतसई के अंतर्गत क्या है, अलंकारों का वर्णन है, रस का वर्णन है, भाव है, नायिका भेद है, आदि को ध्यान में रखकर दोहों की रचना की गई है। ठीक है, सेनापति की महत्वपूर्ण रचना है कवित रत्नाकर। इसके अंतर्गत श्लेष अलंकार, श्रृंगार, ऋतु वर्णन, रामचरित और राम भक्ति वर्णन, ये ध्यान रखना। इसमें 5 तरंग और 354 छंद हैं। ठीक है, 94 छंद हैं। और ये भी महत्वपूर्ण काव्य कल्प द्रुम, ये ग्रंथ अपर्याप्त है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। वैसे पूछ सकते हैं कि कवित रत्नाकर के एक ही काव्य कृति मानते हैं, और वो कवित रत्नाकर को ही, यानी कि सेनापति की एक ही रचना को मानते हैं। ठीक है, रस निधि की महत्वपूर्ण रचना है रतन हजारा। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया गया है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर श्रृंगार, भक्ति, नीति और विषयक दोहे हैं। ये आपको याद रखनी है कि रस निधि किसकी रचना है, रतन हजारा। रस निधि की रचना कौन सी है, रतन हजारा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से दोहे हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द्विज कवि। तो द्विज कवि की मैं बता देती हूँ आपको। द्विज कवि, इनकी रचनाएं दोनों महत्वपूर्ण है, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। श्रृंगार लतिका के अंतर्गत रस अलंकार,
नायिका भेद के लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और दोनों के अंतर्गत ही। ठीक है, अब घनानन की आती है। ये सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं और घनानन की है सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावन वस, सत, प्रेम पत्रिका, ये और पदावली, ये महत्वपूर्ण हैं इनकी रचनाएं। सुजान हित के अंतर्गत कवित सवैयों में लौकिक श्रृंगार वर्णन है। ये आप लिखो तो भाई लिख लेना। प्रीति पावस के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, वर्षा वर्णन है। और यमुना यश के अंतर्गत यमुना महात्म्य बताया है। और वियोग बेली के अंतर्गत श्रृंगार की सभी अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, इश्क लता के अंतर्गत क्या है, पंजाबी और उर्दू शब्दों का अधिक के प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन, विषय विप्रलभ, श्रृंगार एवं वियोग, ये रचनाएं हैं इनकी। और ज़्यादा ये वर्ण्य विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको ये अच्छी लगी या वो अच्छी लगी, फिर मैं थोड़ा इनको ढंग से और करवा दूंगी। आलम आता है, अगला कवि है हमारा आलम। तो आलम की रचनाएं हैं माधवा, नल, काम, कंदला, ये भी कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। और आलम केली, मैंने ये रीतिमुक्त कवि थे, गणानन, बोधा, आलम और ठाकुर, ये 4-5 कवि थे जो रीतिमुक्त कवि थे। तो इनकी रचनाएं हैं माधवा, नल, काम, कंदला के अंतर्गत प्रेमाखान प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य भी कल मैंने आपको बताया था कि इसके 2 भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के अंतर्गत क्या आता है और खंड काव्य के अंतर्गत क्या आता है, ये पिछली वीडियो में बता चुकी थी। आलम केली क्या होती है, लौकिक प्रेम की भावात्मक और परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति। इसका मूल वर्ण श्रृंगार और भक्ति परक दोहे हैं। ठीक है, ये इनका मूल वर्ण विषय है। और श्याम स्नेही सुदामा चरित्र, ये पूछ लेते हैं कई बार। सुदामा चरित्र कृष्ण भक्ति परक काव्य है। बोधा की रचना है विरह वारिस और विरही सुभान दंपत्ति विलास यानी कि इश्कनामा। ये दोनों इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, नाम पूछे जाते हैं इनकी किसकी रचनाएं हैं। और ठाकुर की हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये इनका वर्ण विषय सामने दिया गया है, एक जैसा ही है। प्रेम का स्वच्छंद वर्णन है क्योंकि ये स्वच्छंदतावादी कवि थे, मैंने बताया था, रीति मुक्त कवि थे। और जो द्विज देव हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना है 2, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी, और ये इनके सामने इनका वर्ण विषय दिया गया है। और गिरिधर की, आपको पता ही है गिरधर की कुंडलियाँ आप बचपन से पढ़ते आ रही हैं, कुंडलियाँ हैं गिरधर की। तो इसमें नीति विषयक कुंडलियाँ हैं, नीति विषयक। ये जो दोनों कवि थे, कवि गिरधर और वृंद, इन्होंने दोनों ने नीति परक दोहों की रचना की है, ये बात आपको याद रखनी है। जो वृंद कवि है इनकी रचना है, एक तो वृंद सतसई है, सतसई बहुत ज़्यादा लिखी गई थी। एक मतीराम की सतसई भी है, मतीराम सतसई। एक बिहारी की है, बिहारी सतसई। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। वृंद कवि की है वृंद सतसई, भाव पंचशिका, 12 मासा, श्रृंगार शिक्षा, नयन पच्चीसी। इतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये जो 2 हैं ये इनकी महत्वपूर्ण है। और वृंद सतसई जो वृंद कवि की है और इसमें नीति परक दोहे हैं, ये याद रखना है। कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियां हैं और नीति विषयक कुंडलियां हैं। ठीक है, ये कवि थे, कुछ महत्वपूर्ण कवि थे, और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे रहीम है, तो रहीम ने क्या किया, बरवे नायिका भेद इनकी रचना है। और ये बरवे छंद में नायिका भेद बताया। बरवे एक छंद होता है। आगे हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैम क्वेश्चंस भी करवाइए, तो मैं ज़रूर करवाऊंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। आपको इस तरीके से पढ़ना है या उस तरीके से पढ़ना है, तो मैं दोनों ही आपको बता दिया है। और एक बुक और भी है मेरे पास, अगर आप उस हिसाब से पढ़ना चाहेंगे तो मैं उस हिसाब से भी रचनाएँ यानी कि आपको पढ़ा दूंगी। वो आपके ऊपर है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे चलूँगी। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं चलना चाहूँगी बच्चों के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मैटर कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।